नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है एडवोकेट नीरज और मैं आपका स्वागत करता हूं लीगल कोर्ट में। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे और आज ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 39। इससे पहले कि मैं सेशन को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जाएँ प्लेलिस्ट में, विजिट करें प्लेलिस्ट को और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको रिवाइज करें, क्योंकि अधिकतम जो सवाल होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं। शुरू करते हैं। अमेंडमेंट मेड इन द ईयर, तो इसका आंसर 1999 में थ्रू द इंसर्शन ऑफ, इंसर्ट किया आपको सेक्शन नंबर 89 टू द सिविल प्रोसीजर कोड, इंट्रोड्यूस प्रोविजंस टू इनेबल द कोर्ट टू रिफर पेंडिंग केसेस टू आर्बिट्रेशन, कॉन्सलेशन एंड मीडिएशन टू फैसिलिटेट अर्ली एंड अमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो सन 1999 में अमेंडमेंट किया गया सीपीसी में और इसमें सेक्शन नंबर 89 को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कोर्ट में जो अधिकतम जो मामले, क्योंकि कोर्टों में जो पेंडिंग मामले बहुत अधिक हैं, तो इन पेंडिंग केसेस को आर्बिट्रेशन के लिए, कॉन्सलेशन के लिए या मीडिएशन के द्वारा इनको इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाए जाने के संदर्भ में बताया गया था। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको केवल कंपनीज एक्ट 1956 में रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन आगे चलकर यानी कि कंपनीज एक्ट सन 2013 में सेक्शन नंबर 2 सब क्लोज नंबर 7 में इसको इसके अलावा यानी कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली कंपनी के उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होता है जिनको रिकॉर्ड के तौर पर रखना पड़ता है, और साथ ही साथ इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की होती है इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। जबकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें इंडिपेंडेंट इसको इवेल्यूएट करना पड़ता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि कंपनीज की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसको आकलन करना पड़ता है और इसका पता लगाना पड़ता है कि वो कंपनी के द्वारा दिया गया जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सही है या वो गलत है, यानी कि ये एक प्रकार का एनालिटिकल टास्क माना जाता है। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट सन 2013 की बात करते हैं तो इसमें किन चीज़ों को अलाउ किया गया, तो ये आपका 1% कंपनी जो होता है, इससे पहले 1956 की जो कंपनीज एक्ट था उसमें ये लागू नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट, प्रिजन होल थ्योरी को दिया गया था आपके सामंत के द्वारा। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल एक्ट सन 1988 के अनुसार जिन व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है वो पब्लिक प्लेस पर यानी कि लोक स्थान में मोटर व्हीकल को चला नहीं सकते। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार अगर कंप्लेंट के द्वारा यानी कि अगर कोई भी कंप्लेंट अगर आपको करना है किसी भी 3 फोरम में, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो स्टेट लेवल में हो या फिर आपके नेशनल लेवल में हो, तो उसके लिए जो समय अवधि जो निर्धारित की गई है वो है 2 वर्ष। जब कॉज ऑफ एक्शन यानी कि वाद हेतु जब अराइज होता है तो उसके तारीख से 2 साल के अंदर अंदर आपको मामले को न्यायालय पे या ये कंज्यूमर फोरम में आपको पेश करना है। नेक्स्ट, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के दिए गए आदेश के से मतलब पीड़ित है, तो उसकी अपील यानी कि राज्य आयुक्त यानी कि स्टेट कमीशन में 30 दिन के अंदर अंदर कर सकता है। नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, इसका जो ये संगठित किया गया था सन 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट, ए के द्वारा बी को देखा गया है जो कि कमरे से भाग रहा था और बाद में सी जो कि पूल में गिर जाता है और पूरा पूल खून से भरा हुआ रहता है उसी सेम रूम में। तो ए एज एविडेंस इन फार एज सीइंग बी रनिंग अवे, यानी कि ए के द्वारा दिए गए साक्ष्य की जो बी भाग रहा था ये डायरेक्ट है, लेकिन जहाँ तक इसका संदर्भ मर्डर से संबंधित है तो ये एक प्रसिद्धजन्य साक्ष्य माना जाएगा। नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज पर्सन बिफोर द ट्रायल बिगिंस, यानी कि ट्रायल के शुरू होने से पहले अगर किसी एक्यूज व्यक्ति यानी कि अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा कोई भी बयान दिया जाता है जिसमें ये वो कहता है कि मैंने अपराध को स्वीकार किया है, लेकिन बाद में ट्रायल शुरू होने के बाद वो उससे मुकर जाता है, तो ये एक मुकरी हुई इसको हम कहते हैं रिट्रैक्टेड मुकरी हुई कन्फेशन हम कहेंगे इसे। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन जो कि सेक्शन 45 में बताया गया है वो सपोर्टिव है एंड कोऑपरेटिव इन नेचर माना जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 26 of the Companies Act सन 2013 requires a disclosure in the prospectus of names address of the CFO, यानी कि धारा नंबर 26 कंपनीज एक्ट सन 2013 के अनुसार चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है किसी भी कंपनी का, उसको प्रोस्पेक्टस में अपने नाम एवं उसके अपने पता का इसके अलावा उन प्रोमोटर्स के सोर्सेस को भी बताना पड़ेगा
और साथ ही साथ उनको इन प्रकार के जो चंदा कहाँ से उनको प्राप्त हुआ, उन सभी संदर्भों के बारे में उन्हें अपने प्रोस्पेक्टस में बताना होगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को। नेक्स्ट, धारा नंबर 273 की बात करते हैं कंपनीज एक्ट सन 2013 की। ये किससे संबंधित है? ये है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सिकनेस। डिटर्मिनेशन ऑफ सिकनेस का मतलब होता है कि जहाँ कभी भी ट्रिब्यूनल ये सेटिस्फाई हो जाता है कि कंपनी एक सिक कंपनी है और वो उसका स्थान ये है कि वो अपने तो जो ट्रिब्यूनल होता है वो ये उन कंपनी को कह सकता है कि अपने आप सभी अपने कर्जों को चुकाएं, क्योंकि वो एक सिक कंपनी है और उनको न्यायालय जो होता है कुछ रीजनेबल टाइम दे सकता है, यानी कि युक्त समय दे सकता है कि आप मतलब उस कंपनी को कह सकता है कि आप अपने जितने भी कर्जे को आप उसे वापस पे करें। नेक्स्ट, इफ बाय इम्पोजिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अगर किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अकेले किसी काल कोठरी में डालना, तो इसमें बताया गया है कि वो अगर वो किसी व्यक्ति को काल कोठरी में डाला जाता है तो देयर इज अ टोटल ये मतलब देयर इज अ टोटल डिप्रिवेशन ऑफ अ फ्रेंडशिप, यानी कि उनके जो फ्रेंडशिप यानी कि जो को प्रिजनर यानी कि सही जो कैदियां जो होते हैं उनसे जो उनकी जो मित्रता होती है उनसे उनको पूरी तरह से रोक दिया जाता है। और जिसे जो जितने भी जो सही जो 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 कैदियां जो होते हैं वो मिल नहीं पाते, वो बात नहीं कर पाते। तो ये सरासर तौर पर आर्टिकल नंबर 21 जो भारतीय संविधान है उसका उल्लंघन करता है। और उसी प्रकार से ये आपके लिबर्टी को, यानी कि आप किसी के साथ बात करते हो, आप किसी से अब मिलते जुलते हो, आप बात करते हो, आप एक साथ चलते फिरते हो, तो ये एक प्रकार से उनके आर्टिकल 21 का वॉयलेशन माना जाता है। तो ये कहा गया था आपका सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन सन 1978। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए 1978 की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के धारा नंबर 3(1) के तहत केंद्र सरकार के द्वारा कमीशन का गठन किया गया था उन सभी मामलों को देखने के लिए कि जितने भी जो मुख्यमंत्री एवं जो अन्य मंत्री जो होते हैं राज्य के, उनके ऊपर करप्शन को जो चार्ज लगाया था उसको चैलेंज किया गया था। तो ये दिया गया था आपके फेडरल स्ट्रक्चर, और तो ये इस मामले में कहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर इसमें किसी प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई भी हमला नहीं हुआ है। तो ये कहा था स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इक्वलिटी, देखिए इसमें कहा गया कि जो इक्वलिटी समानता जो होती है एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट माना जाता है जिसमें बहुत सारे पहलू आते हैं और जिनके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, और इन डायमेंशंस को आप पंगु नहीं बना सकते। और आप इनका जो निर्वचन जो करते हैं वो आप ट्रेडिशन के आधार पर नहीं कर सकते, और आप इनके इनके जो जितने भी जो क्षेत्राधिकार होते हैं आप सीमित नहीं कर सकते। तो ये जो कहा गया था आपके ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा गया था। नेक्स्ट, अगर आपको मेंटेनेंस के आदेश को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए समय अवधि जो बताई गई है वो है 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको जितने भी मेंटेनेंस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए समय सीमा बताई गई है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 41(b) की जब बात करते हैं तो इसमें बेसिकली किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया बताई गई है, और जो ऑफिसर यानी कि जो ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है उनके कर्तव्यों को बताया गया है। तो इसमें बेसिकली ये मामला बेसिकली किस निर्णय में के आधार पर दिया गया था, जिसका आंसर आपका DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, प्ली बार्गेनिंग जिसको आपके CRPC के सेक्शन चैप्टर नंबर 21A में इंसर्ट किया गया था सन 2005 में। नेक्स्ट, CRPC के तहत इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई भी चीज़ पाया जाता है, एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट, यानी कि बिना वारंट के किसी व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उससे मतलब किसी प्रकार का खोज करने की कोशिश की जाती है, तो वो केवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा ही किया जा सकता है, यानी कि बिना किसी वारंट के किसी अन्य व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च किया जा सकता है। ये कहा गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। नेक्स्ट, सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।